हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर मेकर। मैं उजाला सिंह लेकर आई हूँ आपके लिए ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीटेट एंड केवीएस के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द बर्ड विच कैन मूव इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क इज। अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी। हमें ऐसे पक्षी का नाम बताना है जो अपनी गर्दन को झटके से, मीन्स कि एक झटके में आगे और एक झटके में पीछे कर लेता है। तो उस बर्ड का क्या नाम है? कबूतर, तोता, उल्लू और मैना। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैना। मैना को अगर आपने देखा होगा, मैना एक बर्ड है, अगर आपने उसको देखा होगा तो वो अपनी गर्दन को आगे पीछे में इसके झटके से आगे पीछे करती है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा मैना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी है। द बर्ड विच कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट इज। जो ऐसे बर्ड का नाम हमें बताना है जो अपनी गर्दन को पीछे तक, मीन्स कि उसकी गर्दन पीछे तक घूम जाती है पूरा, तो उस बर्ड का नाम बताना है। कबूतर, तोता, उल्लू और मैना। तो शायद आप लोगों को पता हो कि जो आउल होता है, उल्लू जो होते हैं, उनका गर्दन पूरा पीछे तक मुड़ जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा आउल। उल्लू एक ऐसा बर्ड है जिसके गर्दन पूरे पीछे तक मुड़ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भावी पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है। Family plays an important role in socialization of the young generation. In this regard, the family is an agency of. हमें ये बताना है कि जो फैमिली है वो सोशलाइजेशन की कौन सी एजेंसी है। जैसा कि मैंने पहले भी बहुत बार बताया है आप लोगों को कि सोशलाइजेशन के दो एजेंसीज होते हैं, एक प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में क्या क्या आते हैं? प्राइमरी सोशलाइजेशन में प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी में हमारे फैमिली एंड रिलेटिव्स आ जाते हैं। इसके अलावा जितने भी लोगों से हम इंटरेक्ट करते हैं, जितने भी लोगों से हमारी कम्युनिकेशंस होती हैं, उसे हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि स्कूल में जब हम जाते हैं तो टीचर्स, पीयर्स, अपने क्लासमेट्स, इन सब से मिलते हैं, तो ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन हो जाएगा। उसके अलावा मीडिया, उसके अलावा रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आ जाएगा। तो इसमें ये पूछा है कि फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। इसमें साफ साफ लिखा है कि फैमिली, जब भी हम अपनी फैमिली से इंटरेक्ट करते हैं तो वो किस तरह का सोशलाइजेशन होता है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि फैमिली क्या है? प्राइमरी सोशलाइजेशन। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एंड टर्शियरी सोशलाइजेशन। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी सोशलाइजेशन। जो फैमिली है वो किस टाइप की एजेंसी है? प्राइमरी सोशलाइजेशन की एजेंसी है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, Many movements have endorsed the need to save the environment. Who amongst the following play a crucial role in the चिपको आंदोलन in 1970s? वातावरण को बचाने के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए गए हैं। तो इसमें ये पूछा है कि चिपको आंदोलन में निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई थी। मीन्स कि चिपको आंदोलन, इनमें से किसने, मतलब उसमें निर्णायक भूमिका, बहुत ही अच्छी रोल प्ले किया था, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वंदना शिवा, सेकंड सुंदरलाल बहुगुणा, थर्ड मेधा पाटकर एंड फोर्थ बाबा आमटे। तो हम सबको पता है कि जो चिपको आंदोलन है उसमें इम्पॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया है? सुंदरलाल बहुगुणा ने। सुंदरलाल बहुगुणा मीन्स की रिलेटेड है किससे? चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन क्या है? वातावरण को बचाने के लिए किया गया आंदोलन था। इसमें क्या करते थे, जो कुछ ग्रुप्स, मीन्स की कुछ पर्सन्स होते थे, कुछ लोग होते थे, वो क्या करते थे, पेड़ से चिपक के खड़े हो जाते थे, पेड़ को पकड़ के उससे चिपक के खड़े हो जाते थे कि कोई भी पेड़ को काट ना सके, जिससे हमारी वातावरण में, मीन्स की बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्होंने रोल प्ले किया है
ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था चिपको आंदोलन? अगर आप सबको पता हो, अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता देती हूँ। चिपको आंदोलन जो था वो उत्तराखंड के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से, गांव से स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद वो यूपी में भी चिपको आंदोलन चला था। चिपको आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? उत्तराखंड से। और किसने स्टार्ट किया था, किसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस मूवमेंट में? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, रेन वाटर फ्रॉम द रूफ टॉप वॉज कंजर्व्ड एंड यूज्ड फॉर रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। दिस ट्रेडिशनल मेथड वॉज यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौम जल को पुनः आवेशित किया जाता था। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता था? रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर आप लोगों ने सुना होगा तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं, जो भी बारिश का पानी होता है उसको हम इकट्ठा करते हैं। बारिश के पानी को अपने छत पे इकट्ठा करते हैं या फिर उसको ग्राउंड लेवल में नीचे भेज देते हैं, तो उससे हमारा जो ग्राउंड लेवल का पानी होता है वो थोड़ा ऊपर आ जाता है। जैसे कि अगर आपको पता है ग्राउंड लेवल का ग्राउंड वाटर लेवल जो है ग्राउंड का वो बहुत ही नीचे जा चुका है, तो इससे हम क्या करते हैं वाटर लेवल को ऊपर ला सकते हैं पानी को इकट्ठा करके, और इससे ग्राउंड लेवल ऊपर आ सकता है। तो ये एक पारंपरिक विधि है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत ही पहले से चली आ रही ये एक विधि है। तो ये किस स्टेट में किस राज्य में किया गया था? तो ये पूछा गया है मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब एंड बिहार। तो आप सबको पता है कि राजस्थान में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, वहाँ पानी बहुत कम है और बारिश भी बहुत कम होती है। लेकिन जो भी बारिश होती है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, जो भी रेन वाटर होता है उसको स्टोर कर लेते हैं ताकि उस पानी को वो आगे यूज कर सके। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क इज लर्न फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से किससे सहयोग भावना के कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? इसमें पूछा है कि टीम वर्क किससे सीखा जा सकता है, मीन्स की टीम हमें कैसे टीम वर्क करना है, मीन्स की टीम वर्क से हमें क्या लीडरशिप आती है, हमारे अंदर एक दूसरे को हेल्प करने की भावना आती है। तो ये किससे सीखा जा सकता है ये पूछा है। परिवार से, खेल और परिवार से, परिवार समाज और खेल से, प्रतियोगिता आयोजित करना। तो फैमिली में जब हम होते हैं तो फैमिली के लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जैसे कि खाना बनाने में या फिर और भी कोई काम, आपको पढ़ने में आपके जो भाई बहन होते हैं वो हेल्प करते हैं। तो फैमिली क्या करती है, टीम वर्क में हेल्प करती है, जिससे हम टीम वर्क सीखते हैं। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स एंड फैमिली। स्पोर्ट टीम वर्क में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि हम कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं तो वो टीम में ही खेला जाता है, मीन्स कि एक टीम है और दूसरी टीम है और खेला जाता है, तो इससे भी हमारी टीम वर्क बहुत ही अच्छी होती है। फैमिली, सोसाइटी एंड स्पोर्ट्स। सोसाइटी में भी हम रहते हैं तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उस ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो जो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा, कंडक्टिंग कंपटीशन। हमें ये बताना है किससे टीम वर्क, तो हमें बेस्ट ऑप्शन इसमें चुनना होता है। टीम वर्क किससे सीखते हैं, टीम वर्क किस में सहयोग करता है, कौन सहयोग करता है टीम वर्क के लिए? तो ये तीनों ही चीज़ें टीम वर्क के लिए सहयोग करता है। अगर हम कंपटीशन भी कंडक्ट करवा रहे हैं तो उसमें भी क्या होगा, हम कोई स्पोर्ट खेलेंगे तो स्पोर्ट्स तो इसमें आ गया ना, तो इस वजह से हमारा बेस्ट ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, in villages it is common to observe how women of home remove the husk from the grain. This method is known as। बहुत ही ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, तो मैं हिंदी वाला पढ़ लेती हूँ। गाँव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालती हैं। इस विधि को कहा जाता है। कभी भी हम चावल ले लीजिए या फिर गेहूं ले लीजिए तो उसमें बहुत ज़्यादा भूसी होती है, मीन्स कि धान के कुछ छिलके वगैरह होते हैं, तो हम उसको कैसे अलग करते हैं? तो छानना, हाथ से चुनना, निष्पादन या फटकना, एंड थ्रेसिंग। जब थ्रेसिंग मीन्स क्या होता है, थ्रेसिंग में हम ज़्यादा से ज़्यादा अनाज को उसमें से भूसी को अलग करते हैं। लेकिन अगर गांव में देखना साधारण महिलाएं अनाज में से भूसी निकालती है, मीन्स कि वो थोड़े थोड़े अनाज में से भूसी निकालती होंगी, तो उसे हम कहते हैं फटकना, विनोइंग। अगर आप लोगों ने देखा होगा
तो उसे सूप कहते हैं आई थिंक। तो उससे क्या करती हैं मम्मी लोग या दादी लोग, जो भी उसमें धान की भूसी वगैरह होती है उसको फटक कर और साफ करती हैं चावल को, तो उसे हम क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। छानना, छानना तो जैसे चाय छानना या फिर आटे में से अगर भूसी निकालने की बात कहेंगे हम, तो उससे क्या कहेंगे, छानना, छन्नी से उसको छान लेते हैं। या फिर हैंड पिकिंग, हाथ से चुनना, तो भूसी को तो हम हाथ से चुन नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा फटकना। फटक कर हम भूसी को अलग कर लेते हैं और चावल को अलग कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एंडेमिक स्पेसीज आर, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हैं। इसमें साफ साफ लिखा है विशेष क्षेत्रीय, जो कि एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, स्पेसीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। वो स्पेसीज, वो जंतुए जीव या फिर जो एक विशेष एरिया में पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पेसीज कहते हैं। जैसे कि आप अगर ले ले एसिटिक एनिमल्स, जो एसिटिक जो लॉयन होते हैं वो कहाँ, गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ऐसे ही अलग अलग एनिमल्स अलग अलग जगह पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पेसीज कहते हैं। इम्पोर्टेड स्पेसीज, बाहर से अगर हम मंगाते हैं। रेयर स्पेसीज, जो बहुत ही रेयरली पाए जाते हैं कहीं कहीं। एंड एंडेंजर्ड स्पेसीज, एंडेंजर्ड मीन्स जो कि विलुप्त होने के कगार पे हैं। जैसे कि डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए हैं, लेकिन ऐसे और भी एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं। जैसे कि गौरैया, गौरैया क्या है, एंडेंजर्ड स्पेसीज है। वो क्या है, एक्सटिंक्ट होने के मीन्स कि विलुप्त होने के कगार पे है, उनकी मात्रा बहुत ही कम रह गई है। तो उन वैसे एनिमल्स को, वैसे स्पेसीज को हम क्या कहते हैं, एंडेंजर्ड स्पेसीज। इसमें क्या पूछा था, एंडेमिक स्पेसीज क्या है, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां, जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विशेष क्षेत्र प्रजातियां। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषण करते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे लगाने से क्या होता है, प्रदूषण कम होता है। क्यों प्रदूषण कम होता है, क्योंकि वो अवशोषण करते हैं। क्या वो अवशोषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इंसान क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे लिए हार्मफुल होता है, तो पेड़ पौधे उस कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं अपने अंदर। इससे क्या होता है, प्रदूषण कम होता है। तो पेड़ पौधे अपने अंदर क्या अवशोषित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भूकंप मापा जाता है, हमें ये बताना है भूकंप किस में मापा जाता है। वो फोर्ट पैमाने पर, डेसिबल में, न्यूटन में और रिक्टर पैमाने पर। तो कभी भी भूकंप आता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि इतने 5 रिक्टर स्केल पे भूकंप आया या फिर 6 रिक्टर स्केल पे भूकंप आया। तो भूकंप किस पे नापते हैं, रिक्टर पैमाने पर। भूकंप नापने का पैमाना कौन सा होता है, रिक्टर पैमाना होता है। और जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम भूकंप नापते हैं उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम भूकंप नापते हैं। लेकिन नापते किस में, जैसे कि अगर हमें दूध नापना हो तो हम उसको लीटर में नापते हैं। जैसे कि हमें चावल नापना हो तो हम उसे केजी में नापते हैं। वैसे ही जो भूकंप मापना हो हमें, तो हम उसे किस चीज़ में मापते हैं, रिक्टर पैमाने पर मापते हैं। 1 to 9 रिक्टर स्केल्स होते हैं। 9 वाला बहुत ही डेंजरस होता है। अगर 9 रिक्टर स्केल पे भूकंप आ गया तो वो बहुत ही डेंजरस माना जाता है। और 1 वाला 1 पे तो हमेशा भूकंप आते रहता है, लेकिन अगर 5 और 6 पे आते हैं तो भी डेंजरस होते हैं। तो भूकंप को हम किस पैमाने में नापते हैं, रिक्टर पैमाने में नापते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, हमें ये बताना है जो हमारा नॉइज पॉल्यूशन होता है उसे हम किस में मापते हैं, फॉन में, डेसी में, डेसिबल में या डेसिमल में। तो जो ध्वनि प्रदूषण है उसे हम किस में नापते हैं, डेसिबल में नापते हैं। डेसिमल क्या होता है, डेसिमल तो एक न्यूमेरिक वर्ड है, जैसे कि 5.6 हम लिखे तो ये डेसिमल कहलाता है। लेकिन हम ध्वनि प्रदूषण को किस में नापते हैं, डेसिबल में नापते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है, हमें ये बताना है कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए इनमें से कौन सा हार्मफुल है। कागज, कपड़ा, धातु या प्लास्टिक।
तो हार्मफुल हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या होगा, जिसे हम जलाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन हो, जो कि मिट्टी में जो बायोडिग्रेडेबल ना हो, मीन्स कि वो गल ना पाए, गल या सड़ ना पाए। जैसे कि अगर कागज़ को हम फेंक दें मिट्टी के मिट्टी में फेंक दें अगर कागज़ को, तो 2-4 दिन बाद हम जाके देखेंगे तो वो सड़ गल के ख़त्म हो जाता है। वैसे अगर हम कपड़ों को भी फेंक दें तो कपड़े भी सड़ गल के ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक्स जो होते हैं, प्लास्टिक्स अगर हम जला भी दें तो भी वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। और या फिर प्लास्टिक्स को हम ज़मीन में गाड़ भी दें तो वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, वो गलते नहीं हैं। तो इसलिए क्या होगा, प्लास्टिक जो होता है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें जूट बैग्स का यूज़ करना चाहिए। प्लास्टिक्स बैन होते रहते हैं टाइम टाइम पे, लेकिन बिना प्लास्टिक के काम भी नहीं चलता है। तो इसलिए आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि जूट बैग्स का या फिर कपड़े के थैले का यूज़ करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग। हमें ये बताना है कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना % है। हमारे हवा में ऑक्सीजन कितना % है, तो ऑक्सीजन कितना % है, 21%। नाइट्रोजन कितना % है, 78.08%, सॉरी 78.08%। एंड ऑक्सीजन कितना % है, 20.95। इसलिए हम इसे 21 भी कह देते हैं। यहाँ अगर एग्जैक्ट तो नहीं दिया है 20.95, इसलिए हम इसे 21 कह देते हैं। और उसके बाद आर्गन है हमारा 0.93%। इसके अलावा CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। इसके अलावा और भी गैसेस हैं हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एयर में, लेकिन मेन यही 4 है। नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन 20.95, इसलिए हम इसे 21 भी कह देते हैं। अगर नाइट्रोजन भी आए अगर तो 78 ही लिखा हुआ आएगा, 78.8 लिखा हुआ नहीं आएगा। तो हमें क्या बताना था, ऑक्सीजन कितना उपस्थित है, तो ऑक्सीजन 21% प्रेजेंट है हमारे एयर में। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करता है। हमें ये बताना है फ्लोरा और फौना का क्या मतलब होता है। पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो फ्लोरा इज रिलेटेड टू प्लांट्स, मीन्स कि पेड़ पौधों से। फ्लोरा को हम पेड़ पौधे एक किसी अलग जगह पे जो पेड़ पौधे, मीन्स किसी एक क्षेत्र में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसे हम फ्लोरा कहते हैं। एंड वैसे ही सेम फौना कहते हैं एनिमल्स को। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। फ्लोरा इज रिलेटेड टू पेड़ पौधे, मीन्स की फ्लोरा इज रिलेटेड टू प्लांट्स, एंड फौना इज रिलेटेड टू एनिमल्स, मीन्स की फौना संबंधित है जंतुओं से और फ्लोरा संबंधित है पेड़ पौधों से। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। हमें ये बताना है कि हम एयर पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं। वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा और सूर्य प्रकाश द्वारा वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। तो हम सबको पता है ये बात कि वायु प्रदूषण को ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम पेड़ लगाएंगे तो वायु प्रदूषण कम हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, वृक्षों द्वारा। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने से क्या होगा, वायु प्रदूषण कम हो जाएगा। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को, 5 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है।
सूर्य में से हानिकारक किरणें भी निकलती है। सूर्य बहुत ज़्यादा रोशनी देता है, प्रकाश देता है हमें, और उसमें से कुछ हानिकारक किरणें भी निकलती है। सूर्य की जो किरणें होती है वो हमारे लिए यूज़फुल भी होती है, विटामिन डी मिलता है हमें सूर्य की किरणों से, लेकिन उसमें कुछ हानिकारक रेज भी होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं। तो वो कौन सा स्तर सुरक्षित करता है हमें सूर्य के हानिकारक किरणों से? आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल, चुंबक मंडल। तो जो ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो क्या करता है, जो भी सूर्य से हानिकारक किरणें आती हैं, जो भी अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सूर्य से, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, तो वो उसको क्या करता है, वो उसको उस ओजोन लेयर पे टकरा के फिर वो वापस चला जाता है, हमारे एनवायरनमेंट में वो नहीं आ पाता है। तो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें कौन बचाता है? ओजोन स्तर जो है वो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सीएनजी संक्षिप्त रूप है, हमें ये बताना, सीएनजी का फुल फॉर्म बताना है। तो ये बात सबको पता है कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लीन नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बोनेचुरल नेचुरल गैस, कार्बोरेटेड नेचुरल गैस। तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। आज हमारे पास 18 क्वेश्चन ही थे, तो आप अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा कि 18 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।